इन वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसा कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इतिहास के बारे में। इतिहास कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी खोज किसने की थी, किस किस चीज़ का कौन सा आविष्कार हुआ था, कौन से काल में आविष्कार हुआ था, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात भी किया था कि कौन कौन से इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन किया। पाषाण काल पे, ताम्र काल पे पूरा डिटेल्स में जानकारी ली है इससे पहले की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। आपको प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के बारे में मैंने बता दिया था। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में लिपि से तो परिचित थे लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में हमें बात करनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत के बारे में। लेकिन अभी की क्लास में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा गया है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला, सिंधु नदी के तट पर मिला था इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोला जाता है। और दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है, सबसे पहले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास के लिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या क्या चीज़ें सिंधु सभ्यता में आई है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी और 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय पर राय बहादुर दयाराम सैनी ने हड़प्पा की नींव डाली थी। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि सबसे पहले विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता जो थी वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसकी जानकारी दी थी। और 1921 में क्या हुआ था, तो आपको बताना है, महानिदेशक जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने राय बहादुर दयाराम सैनी ने हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा के बारे में जानकारी दी थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझना ये है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो 4 दिशा होती हैं। उत्तरी सीमा, ठीक है, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। ठीक है, उत्तरी सीमा में मांडा जो जम्मू में है, पूर्वी सीमा अलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी सीमा ये आपका है सुतकागेन-डोर जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भी करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शवाधान प्रणाली के बारे में। शवाधान प्रणाली के बारे में जब बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्व शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। ठीक है, पूर्व जो शवाधान होता है वो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा को, आंशिक शवाधान की बात करें तो मृतक शरीर को जंगल में रख देना
पशु पक्षी उसके मांस को खा सकते हैं और हड्डियों को दफना देना। तीसरा, दाह संस्कार को बात करें तो जलाने की परंपरा जो आज भी चलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज के समय में, तो आज के समय में ये तो पूर्व सावधान चल रहा है मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, जो मुस्लिमों में आमतौर पर किया जाता है। दाह संस्कार हमारे आप सभी जानते हैं कि ये कॉमन सा संस्कार है, ये सभी में होता है, जो मृतकों को जलाने की परंपरा, लेकिन आंशिक सावधान कम होता है। मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, ये परंपरा को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नगर नियोजन की। नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हम सिंधु सभ्यता की ही यहाँ पे बात हो रही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और जो मकान के दरवाजे होते हैं उसे मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलता था। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर की थी, और साथ ही 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर और कुएं तथा कुछ घरों में शौचालय भी मिले थे। ये देखा गया था सिंधु सभ्यता में। ढकी हुई नालियाँ भी मिली थी। तो इतनी चीज़ें सिंधु सभ्यता में देखी गई थी। अब बात यहाँ पे होती है हड़प्पा की। हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, यानी कि इसकी जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की, वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह रावी नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और ये निम्नलिखित वस्तुएं वहाँ पर मिली थी जब खुदाई की गई थी, जैसे कि श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान। इतनी चीज़ें मिली हुई थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की जब बात होती है तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो 1922 में चला और इसका उत्खनन 1922 में हुआ था। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया था। और यहाँ पर किस नदी? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में जो स्थित है। और मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला होता है। वहाँ पर कई सारी वस्तुएं मिली थी, जैसे पुरोहित आवास, अन्नागर, घर में कुआं, काशी की बनी नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नान घर, आदि शिव और सबसे चौड़ी सड़क। ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो में देखी गई। अब हम बात करते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की जब बात आती है तो इसकी जो खुदाई हुई थी गोपाल माजुमदार ने की थी। आपको सारे नाम याद रखने हैं। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो राखलदास बनर्जी ने, हड़प्पा में अगर बात करें दयाराम साहनी ने, और यहाँ पर हम बात करते हैं चन्हुदड़ो की तो आपको याद रखना है गोपाल माजुमदार ने की थी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, और एकमात्र ये ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि यह औद्योगिक शहर है। यहाँ पे भी कई सारी वस्तुएं मिली थी, जैसे कि लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। जब उसे खोदा गया तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मिली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोपड़ की। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप PDF ले सकते हैं। आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा जिसमें से आपको PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आप हमारे ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली का क्यूज, क्वेश्चंस एंड वीडियो का लिंक, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पर रोपड़ की, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी,
और ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देखिए क्या क्या वस्तुएं मिली। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला था। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात करें तो इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। यानी कि बीके थापड़ और बीबी लाल ने कालीबंगा की खुदाई की थी और वर्तमान में ये कहाँ पर है? राजस्थान के घंगर नदी के किनारे है। ठीक है, घंगर नदी के किनारे ये स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वस्तुएं इन्हें मिली थी। हल से जोते हुए खेत का निशान, ये जूते लिखा है, ठीक है, और अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़े, इतनी सारी चीज़ें इन्हें कालीबंगा में मिली थी। अब हम बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ पे एक चीज़ें मिली थी, इसका नाम है स्टेडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात आती है तो इसका उत्खनन जगपति जोशी ने कराया था और ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ पाई गई थी। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल की जब बात आती है तो लोथल का जो उत्खनन है वो SR राव ने भोगवा नदी के किनारे जो स्थित है और ये अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ पर भी कई सारी वस्तुएं मिली, जैसे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर भी मिले थे। अब हम आपको बताते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उसमें से कुछ संबंधित यहाँ पर तथ्य भी हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एंड सैगो सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी इससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैधववासी में। शैधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिरडोन रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और उनका मुख्य व्यवसाय था। जो सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लिपि को तो लिख लेते थे लेकिन उसे पढ़ने से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया करते थे, जिसमें लाल रंग का भी उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों ने बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले थे, पर शेर के चित्र कहीं पर भी नहीं मिले थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से वहाँ पर किया गया था। तो इस तरीके से हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, इस PDF को रीड करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।